हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले में छोटा सा गांव था आलमपुर। उस गांव के लोग आपस में बड़े ही मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते थे। आलमपुर गांव भले ही छोटा और बिछड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। आलमपुर गांव सबसे ज्यादा रुई की खेती के लिए मशहूर था। यहाँ के ज्यादातर किसान रुई की खेती करते थे। ये छोटा सा गांव जिले से काफी दूर बसा हुआ था, जिस कारण यहाँ सुख सुविधा देर से पहुँचती थी। इस गांव के एक और बड़ा सा पहाड़ था तो दूसरी ओर बहती हुई नदी और तीसरा रास्ता घना जंगल था, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर होते थे। जब भी किसी को गांव से बाहर जाना होता था तो उसे वो पूरा पहाड़ चढ़कर दूरी तय करनी होती थी, और अगर गांव का कोई आदमी बीमार हो जाता था तो उसे खाट पर लेटाकर गांव के मर्द गांव पार कराते थे। लेकिन बरसात के समय उनके लिए और भी मुसीबत हो जाती थी। जब एक और पहाड़ से पत्थर गिरते तो दूसरी तरफ नदी उफान पर रहती। एक रोज राहुल अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मेरा स्कूल जाना जरूरी है, मुझे अपनी किताबें लेने जाना है। हाँ मेरे लाल, आज तुम्हें तुम्हारी किताबें जरूर मिल जाएंगी। वो राहुल के साथ पहाड़ वाले रास्ते की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे गांव की एक औरत सीमा मिलती है और वो उससे पूछती है, अरे रेखा बहन, पहाड़ वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रही हो? सीमा बहन, आज राहुल को किताबें मिलने वाली हैं स्कूल से, तो पहाड़ के रास्ते से वही लेने जा रही हूँ। लेकिन उसी रास्ते क्यों? मेरा मतलब है आज मौसम खराब है ना, तो पहाड़ वाले रास्ते से पत्थर गिर रहे होंगे। हे राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नदी वाले रास्ते पर सुभाष भाई अपनी नाव लेकर खड़े होंगे, उसमें क्यों नहीं चली जाती? सुभाष भाई नदी के उस तरफ ले जाने के 10 रुपए लेते हैं। हम दोनों के आने जाने के वो 40 रुपए ले लेगा। बस यही सोचकर मैं पहाड़ वाले रास्ते से जा रही थी। अरे रेखा बहन, जान है तो जहान है। बरसात में पहाड़ी रास्ते पे चलना खतरा ही होता है, और जंगल के रास्ते जाना मतलब जंगली जानवरों का शिकार बनना। इससे तो अच्छा है नदी के रास्ते जाया जाए। माँ, अब मेरी किताबें कैसे मिलेंगी? आज मैं तुम्हारी किताबें लाकर ही रहूंगी। सीमा की बात मानकर रेखा नदी वाले रास्ते पर जाती है, जहाँ पहले से और भी गांव वाले उस सुभाष नाव वाले का इंतजार कर रहे थे। बरसात के कारण नदी में और भी ज्यादा पानी था। पता नहीं ये मुआ सुहास कहाँ मर गया। सुबह से दिन होने वाला है, अभी तक नहीं आया। मुझे शहर में अस्पताल जाना था अपनी दवाई लेने। काकी, मैं भी सुबह से उसी की बाट में बैठा हूँ। शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते तो कुछ पैसे आ जाते, 2 वक्त की रोटी खा लेते। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर सुभाष आ जाता है। चलो चलो, किस किस को चलना है गांव के उस पार, लेकिन आज पूरे 50 रुपए लगेंगे। हाँ, पहले ही कह देता हूँ। लेकिन कल तक तो तुम 10 रुपए लेते थे, फिर अब 4 गुना भाड़ा क्यों बढ़ा दिया? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। कल मुँह आग लगे तेरी नाव को, मैं तो नहीं जाती। अस्पताल तेरी इस नाव में नाश पीटे। अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? मेरी दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अगर उसमें से ये 50 रुपए आने जाने के भी ले लेगा तो कम से कम 2 वक्त की रोटी के पैसे तो मेरे पास आ ही जाएंगे। इतना सोचकर बिरजू और मजदूरी करने वाले दूसरे लोग उनकी नाव में बैठ जाते हैं, जबकि कमला, काकी और रेखा वापस आ जाती है। घर आकर रेखा ये सारी बात सीमा को बताती है। सीमा ही उस गांव में थोड़ी पढ़ी लिखी थी। आने जाने की सुख सुविधा न होने के कारण ज्यादातर राहुल स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए रेखा के बेटे राहुल को कभी कभार सीमा ही पढ़ा दिया करती थी। रेखा की बात सुनकर सीमा मुखिया के पास जाती है और सुभाष की शिकायत उनसे करती है। उसकी इतनी हिम्मत, गांव की बहू बेटियों से वो पैसे इस तरह लूट रहा है। उसे आने दो, मैं उसे बताऊंगा। लेकिन मुखिया खुद सुभाष से मिला हुआ था। वो उसकी कमाई का आधा हिस्सा उससे ले लिया करता था, इसलिए उससे कुछ नहीं कहता था। ये सिलसिला कई रोज तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रोज शहर से कुछ अधिकारी गांव में आए। उनमें से एक अधिकारी ने पूछा, यहाँ पर सीमा कौन है जो पूरे 6 महीने से सरकार को पत्र लिख रही है? जी कहिए साहब, मेरा नाम सीमा है और मैं ही कई महीनों से आपको खत लिख रही थी, लेकिन उसका अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला साहब। देखिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए ही सरकार ने हमें भेजा है। आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है।
अब आपके गांव से एक सड़क शहर जाने के लिए बनेगी। हमारी तरफ से मजदूर आएंगे जो आकर सड़क का निर्माण करेंगे। साथ ही सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो कि पूरे काम की निगरानी करेंगे। हाँ, ये बात सुनकर गांव के सारे लोग खुश थे। तो वहीं दूसरी ओर मुखिया और सुहास का चेहरा मुरझा जाता है। अब क्या करें मुखिया जी, अगर इस गांव में सड़क बन गई तो फिर हमारी रोजी रोटी पर पानी फिर जाएगा। अबे तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। अब कुछ तो हमें सोचना ही होगा। वैसे एक तरीका है। वो क्या मुखिया जी? एक बार इस सड़क को बन जाने दो, फिर उसे हम बम से उड़ा देंगे। लेकिन हम बम कहाँ से लाएंगे? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं तुम्हें उसका पता दूंगा। उससे तुम जाके कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हें बम दे देगा। उधर गांव में सड़क बनने से राहुल बहुत खुश था। माँ, अपने गांव में सड़क बन जाने से क्या होगा? बेटा, सड़क बनने के बाद तुम हर रोज स्कूल आ जा सकोगे, और वो भी बिल्कुल सही समय पे। ये अब मैं भी हर रोज स्कूल जाऊंगा। पहाड़ काटकर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सड़क का काम जोरों शोरों से चलने लगा। रात दिन गांव वाले और सरकारी कर्मचारी सड़क बनाने में जुट गए और आखिरकार सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगले दिन सड़क का उद्घाटन था, लेकिन उससे पहले ही एक रात सुहास ने शहर से बम लाकर सड़क में फिट कर दिया और रात को सभी गांव वालों के सो जाने पर मुखिया ने रिमोट का बटन दबा दिया, लेकिन बम सही तरीके से नहीं लगा था, जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा ही टूटता है। हे राम, ये तो आधी सड़क ही टूटी है मुखिया जी। बात तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, एक काम कर, अपने खेतों में जो रुई की बोरियां भरकर रखी हैं उन्हें सड़क पर जाके बिछा दे और उसे अच्छे से ढक दे। रात भर सुभाष ने उस सड़क को रुई से ढक दिया। उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि सड़क टूटी भी है या नहीं। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग सड़क उद्घाटन के लिए इकट्ठा हो गए। तभी राहुल ने कहा, ये अब तो मैं रोज इस सड़क पर खेलूंगा, और माँ तुम मुझे शहर से साइकिल दिलाकर लाना। मैं रोज इस नई सड़क पर साइकिल चलाऊंगा और अब सबसे पहले मैं सड़क देवी की पूजा करूंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे। राहुल धूप दिया और प्रसाद लेकर सड़क के बीचों बीच गया और उसने जैसे ही वहाँ दिया जलाया, रूही ने झट से आग पकड़ ली और देखते ही देखते राहुल के चारों तरफ आग लग गई। बचाओ माँ, बचाओ। तभी वहाँ सड़क देवी प्रकट हुई और उन्होंने राहुल को सही सलामत आग से बाहर निकाल लिया। इस सब के पीछे उस घूसखोर मुखिया और नाव चालक सुभाष का ही काम है। वो दोनों मिलकर ही नाव का किराया बढ़ाकर तुम भोले भाले गाँव वालों को लूटते हैं। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि इस गांव में सड़क बने। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी सड़क देवी। सब में तुम्हारी और इस बच्चे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको वरदान देती हूँ कि ये रुई की सड़क अब असली की हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति इस रुई की वजह से परेशानी में नहीं आएगा। अब ये सचमुच की रुई की सड़क बन जाएगी। इसमें कितने भी भारी से भारी वाहन आ जा सकेंगे। ये गांव जो पहले से ही अपनी रुई की खेती के लिए मशहूर था, अब ये गांव रुई की सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने मुखिया और सुभाष को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उस गांव तक बस रिक्शा चलने लगी। लोगों को शहर पहुंचने में जहां 2 घंटे लगते थे, अब उन्हें केवल 30 मिनट का ही समय लगता है। अब राहुल हर रोज स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उस गांव में रुई की सड़क देखने के लिए भारी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, जिससे गांव में ही रोजगार बढ़ने लगे। अब आलमपुर गांव में सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।